हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्स्ट न्यूज़। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है आपका, मेरा या फिर आज की डेट के कोई भी मॉडर्न व्हीकल है उसके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, भगवान करे ना हो, तो उसके बाद विद इन मिली सेकेंड्स उसके अंदर कौन से इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। जो सबसे कॉमन वाला है वो तो आप लोगों को पता ही होगा, जो एयर बैग डिप्लॉय होता है, जो सीट बेल्ट जो है वो लॉक हो जाता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। उसके साथ इसके व्हीकल के अंदर और भी कई सारे, मतलब बहुत सारे जो इवेंट्स हैं उसके अंदर ट्रिगर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स मतलब जैसे कि मान लीजिए फ्यूल होता है, फ्यूल कट ऑफ होता है। उसके बाद जो ईवीज़ हैं उसमें बैटरी जो है वो आइसोलेट हो जाता है। उसके बाद जो डोर्स हैं, डोर्स ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाते हैं। हैज़र्डस लाइट इंडिकेशन जो है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं। कई सारे व्हीकल्स में जो एबीएस सिस्टम है, ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन डिसएंगेज हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर विदिन, मतलब मान लीजिए 10 to 50 मिली सेकेंड्स के अंदर ये सारी चीज़ें, मतलब आपके या फिर मेरे जो पल के झपकने से पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आप मिसहैपनिंग के बारे में छोड़ ही दीजिए, जनरली जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग व्हीकल्स को यूज़ करते हैं उसके अंदर जब डैशबोर्ड के अंदर ऊपर जो इंजन का आरपीएम शो होता है, जो व्हीकल का स्पीड शो हो रहा है, एंड मान लीजिए बारिश के सीज़न में क्या होता है, जो वाइपर्स हैं वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। ईवीज़ में जैसे कि मान लीजिए जब आप चार्जिंग में उसको कनेक्ट करते हैं, जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है, जो चार्जर है ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कैसे पॉसिबल होती हैं? ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं एक बहुत ही प्रिसाइज एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन पावर हाउस, जिसको बोला जाता है कैन बस, उसके वजह से। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है कि ये कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 40 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। एंड ये इतना ही एफिशिएंट है आज की डेट में। जितने भी नए व्हीकल्स हैं, एंड व्हीकल्स मतलब मैं फोर व्हीलर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, टू व्हीलर्स भी इसके ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। एंड आज की डेट का मान लीजिए एडास टेक्नोलॉजी है या फिर और भी जो भी मॉडर्न या फिर एडवांस जितने सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सारा इसके ऊपर हेविली रिलाई करते हैं। तो इसी जो कैनवस टेक्नोलॉजी है इसके बारे में मैं आज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। एंड बाकी सारी चीज़ें जिसके लिए आप इस वीडियो के अंदर आए हैं वो भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जो कैन है, कैन का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। जैसे कि लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, तो ये सिमिलरली ये वो है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बनाया गया है 1983 में। रॉबर्ट बॉश जो है उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। एंड आप अगर सोच रहे हैं कि ये बॉश वही वाला बॉश है क्या, हाँ एग्जैक्टली वही वाला बॉश है ये। कैनवस से पहले जो पुराने कार्स थे उनके अंदर जो अलग अलग जो डिवाइसेस थे या फिर अलग अलग जो कंट्रोल यूनिट्स थे वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्किंग सिस्टम को यूज़ करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था, अलग अलग यूनिट्स, जैसे कि मान लीजिए कार का जो पावर विंडो का सिस्टम है वो, एंड जो गाड़ी के अंदर जो भी कंट्रोल पैनल है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक अलग से वायरिंग रहता था। कार का जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर जो स्पीडोमीटर है, उस स्पीडोमीटर का जो स्पीड का जो मेजरमेंट का यूनिट है उससे एक अलग कनेक्शन आता था। उसके बाद मान लीजिए इंजन का आरपीएम है तो इंजन से एक अलग कनेक्शन डैशबोर्ड में आता था। तो ऐसे क्या होता था, ऐसे कार के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लंबे तारों का एक बहुत ही बल्कि सा एक वहाँ पे वायरिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कंट्रोल यूनिट है ये अलग वायर से इसके साथ कनेक्टेड रहेगा। तो ये ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते थे। तो उसमें क्या आता है, तो उससे क्या होता है, उन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये लोग डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तारों का जाल यहाँ पे बन जाता है। एंड बाद में इनको मेंटेन करना या फिर इनको ट्रबल शूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था। एंड अगर कोई नया डिवाइस इसके अंदर ऐड करने जाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जो एग्जिस्टिंग वायरिंग सिस्टम है उसके अंदर नए वायर्स को ऐड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता था। ये आप समझ सकते हैं ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कैनवास आने के बाद ये पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। कैसे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो वायर्स का एक कम्युनिकेशन है। यहाँ पे ये एक वायर है एंड ये यहाँ पे येलो वाला एक दूसरा वायर है। तो ये दोनों वायर का एक बस रहता है एंड उस बस के साथ सारे कंट्रोल यूनिट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कंट्रोल यूनिट्स इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। एंड इसी बस के थ्रू ये सारे कम्युनिकेट करते हैं। और कोई अगर आप लोगों को नया यूनिट ऐड करना है तो जस्ट यूनिट को
बस के साथ कनेक्ट करना है। एक वायर इसके साथ जाएगा, दूसरा वायर इसके साथ जाएगा, तो ये नया डिवाइस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये कितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है वो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे। या आज की डेट के जो ईवीज़ हैं, मॉडर्न ईवीज़ हैं, वो भी सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करते हैं, सेम कैन बस के ऊपर रिलाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरे गाड़ी का जो वायरिंग सिस्टम है उसके बीच में से ये जो बस है इसको पास किया जाता है। एंड जो भी अलग अलग जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, अलग अलग जो भी यूनिट्स हैं, वो सारे इसी बस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसी बस का जो कम्युनिकेशन उसी को वो शेयर करके ये चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद जो पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसके बाद जो चार्जिंग सिस्टम है, या फिर और भी कोई आप यूनिट को पकड़ लीजिए, वो भी इसी बस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो दो वायर्स का जो बस है, इसने कैसे इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है उसको कैसे सॉल्व कर दिया। तो इसका मैं थोड़ा सा फिजिकल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ा बताता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन के लिए मैंने एक टेस्ट केस यहाँ पे बनाया है। तो इस डेमोस्ट्रेशन को देखने के बाद ये और भी क्लियरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो वायर्स का ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पे जो दो वायर्स हैं, यहाँ पे एक वायर के अंदर कैन हाई यूज़ होता है एंड दूसरे में कैन लो का सिग्नल पास होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो दोनों वायर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये पूरे कार का जो भी वायरिंग सिस्टम है उसके अंदर ये पूरा पास होता है। एंड सारे डिवाइसेस इसी के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे ये एंड ये जो सिग्नल इंटीग्रिटी के लिए क्या होता है, सिग्नल इंटीग्रिटी मतलब मैं आप लोगों को अच्छी मतलब आसानी से बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर हिट करता है, तो ये तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो ये दोनों जो वायर्स है, दोनों वायर के ऊपर सेम इफेक्ट आएगा। एंड जो सिग्नल है, सिग्नल के ऊपर भी सेम इफेक्ट आएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिग्नल इंटीग्रिटी के लिए ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है उसको यूज़ किया जाता है। वो भी एक रीज़न है इसके अंदर। यहाँ पे ये एक्सटर्नल नॉइज़ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैसे ये हैंडल करता है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आगे वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे जो टर्मिनेशन है, टर्मिनेशन मतलब जो सिग्नल का जो रिफ्लेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे वायर के दोनों एंड में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे 120 ओम के दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो डेमोस्ट्रेशन है, डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं दो अलग अलग कंट्रोल यूनिट्स को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये मैंने ही बनाए हैं। तो यहाँ पे ये जो कंट्रोल यूनिट है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो रेड वाला लाइन है ये कैन लो का लाइन है। ठीक है। एंड ये जो ब्लू वाला लाइन है ये है कैन हाई का लाइन। ठीक है। तो ये बस है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, इस कंट्रोल यूनिट का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे इस बस के में कनेक्टेड है। एंड बाकी ये जो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिन के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे पिन से कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये मॉड्यूल यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। एंड यहाँ पे ये कंट्रोलर है। एंड यहाँ पे ये एक दूसरा मॉड्यूल है, ये जो दूसरा मॉड्यूल है इसका भी ये कैन जो बस है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए ये दो वायर्स हैं। तो ये इस बस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा एलईडी को ऑन करने के लिए, तो एलईडी ऑन होगा। जब सिग्नल एलईडी ऑफ करने के लिए ट्रांसमिट होगा तो एलईडी ऑफ हो जाएगा। एंड दोनों को सेपरेटली पावर सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका भी सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कैन हाई का सिग्नल है। ये जो यहाँ पे जो ये डार्क ये जो ब्लू कलर का वायर है ये कैन हाई का है। एंड ये जो ग्रीन वाला है ये कैन लो का है। ठीक है ना। तो इस सेम वे में इसको ये जो बस है, बस के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्लू वाला है वो हाई है, तो हाई को यहाँ पे हाई वाले बस वायर में कनेक्ट करेंगे। जो बस का जो हाई वाला टर्मिनल है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एंड जो लो है, लो को यहाँ पे बस का जो लो वाला टर्मिनल है उसमें कनेक्ट करेंगे। एंड इन दोनों को सेपरेटली पावर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर सोर्स के लिए यहाँ पे मैं एक ये पावर बैंक है, इस पावर बैंक में से ही दोनों को मैं पावर के साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर के लिए यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। तो ये जो कंट्रोलर है इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करता हूँ पावर के साथ। तो दोनों पावर के साथ यहाँ पे पावर बैंक के साथ मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। मैं पावर बैंक को ऑन करता हूँ, तो ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये एलईडी ऑन हो चुका है। एंड यहाँ से फिर से एलईडी को ऑफ़ करने का जो सिग्नल है वो आ रहा है, तो ये ऑफ़ हो गया है। ठीक है। तो ऐसे ये चलता रहेगा। अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, देखिए एलईडी यहाँ पे अभी ऑफ़ है, तो मैं यहाँ पे बस से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये ऑन नहीं होगा अभी, क्योंकि इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है।
तो जब ये बस में सिग्नल आएगा तभी ये एलईडी यहाँ पे ऑन होगा। मैं वापस से इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए ये ऑन हो चुका है। तो अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ तो ये ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जो कैन का जो सिग्नल है, कैन वाला सिग्नल यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे ऑफ़ नहीं होगा। अभी ये जलता रहेगा जब तक इसको ऑफ़ करने का सिग्नल नहीं आएगा, तब तक ये जलता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस से कनेक्ट कर देता हूँ, देखिए ये ऑफ़ हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही बनाया गया है। तो इस जो पहला वाला ECU है जिसको मैंने ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया है, उसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है Arduino Uno एंड MCP 2515 जो कैन कंट्रोलर है, उसकी मदद से मैंने इसको बनाया है। एंड जो दूसरा वाला मॉड्यूल है उसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है ESP32 एंड TJ1050 जो कैन ट्रांसीवर है, उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो दोनों मॉड्यूल्स हैं, ये दोनों मॉड्यूल्स कैपेबल हैं ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन के लिए। तो यहाँ पे इनके जैसे जो टेस्ट केसेस हैं, इनको बनाने के लिए या फिर इनके जैसे मॉड्यूल्स को डेवलप करने के लिए बहुत चाहिए होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा टेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारा टाइम। एंड इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए मेरा जो मोटिवेशन है वो है आप लोगों का सपोर्ट। आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे वर्क को इस वीडियो को लाइक करके, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए क्लिक सर्विस को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसका जो एर्डिनो का जो कोड है वो अगर आप चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कैन का जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को क्लियरली आप अगर देखना चाहते हैं तो इसके जैसा जो कैन रिसीवर है, उसके मदद से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर शोकेस किया था एक बार। तो ये जो कैन, ये वेबशेयर का कैन USB कैन A रिसीवर है, इसके मदद से हम लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप जैसे आप अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे तीन टर्मिनल्स हैं एक्चुअली। एक कैन हाई का टर्मिनल है, कैन लो का टर्मिनल है, एक ग्राउंड का टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो रजिस्टर है, रजिस्टर को भी ऑन किया जा सकता है। जो 120 ओम्स का जो रजिस्टर है उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे एक टॉगल स्विच दिया गया है। उस स्विच की मदद से जो रजिस्टर है, रजिस्टर को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है, इसको कैन बस के साथ कनेक्ट करने के बाद इसका यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, जो भी फ्रेम्स ट्रांसमिट हो रहे हैं या फिर रिसीव हो रहे हैं, वो सारा कुछ हम लोग कंप्यूटर के ऊपर या फिर हमारा जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, काली नेट हंटर या फिर कोई टूल के मदद से हम लोग इसको देख सकते हैं। एंड यहाँ पे फ्रेम्स को इंजेक्ट भी किया जा सकता है। एंड इसको कैसे कर सकते हैं वो वीडियो के अंदर आगे मैं डेमोन्स्ट्रेशन का जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। एंड आप अगर डायरेक्ट वहाँ पे जंप करना चाहते हैं तो ये जो टाइम स्टैम्प है वहाँ पे आप जंप कर सकते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो बस है, बस के अंदर जो कम्युनिकेशन रहता है तो वो मतलब जो एक्सटर्नल नॉइज़ है या फिर विदाउट एनी कन्फ्यूजन ये कैसे काम करता है वो मैं थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल सिग्नलिंग। तो डिफरेंशियल सिग्नलिंग क्या है वो थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग सकता है, लेकिन मैं बहुत ही सिंपली मैं आप लोगों को बताता हूँ। डिफरेंशियल सिग्नलिंग में क्या होता है, जो दो वायर्स के बीच में जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करके यहाँ पे जो डिफरेंशियल सिग्नलिंग है वो काम करता है। तो यहाँ पे दो वायर्स के अंदर जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो वोल्टेज है वो अगर मैच हो जाता है तो इसको बोला जाता है रिसेसिव स्टेट। तो यहाँ पे रिसेसिव स्टेट का मतलब है लॉजिक 1। एंड अगर मान लीजिए दोनों वायर्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो ज़्यादा है, उसका रेंज रहता है तो ज़्यादा है, तो उसका मतलब है डोमिनेंट स्टेट। डोमिनेंट स्टेट का मतलब है 0, ठीक है ना। तो डोमिनेंट स्टेट का मतलब है 0 एंड रिसेसिव स्टेट का मतलब है 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो रिसेसिव स्टेट है, रिसेसिव स्टेट के टाइम पे तो जो दोनों वायर्स के अंदर 2.5 वोल्ट का वोल्टेज रहता है तो दोनों का सेम रहता है, तो उसका मतलब है लॉजिक 1। एंड जो डोमिनेंट स्टेट है, डोमिनेंट स्टेट में दोनों का डिफरेंस ज़्यादा रहता है। दोनों का डिफरेंस कितना रहता है, एक में रहता है 3.5 वोल्ट एंड दूसरे में रहता है 1.5 वोल्ट। तो ऐसा अगर डिफरेंस रहेगा तो उसका मतलब है 0, ठीक है। जब इनका स्टेट चेंज होता है तो यहाँ पे 0 1 करके ऐसे बाइनरी में डेटा ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का या इफेक्ट आता भी है तो यहाँ पे जैसे क्योंकि यहाँ पे दोनों ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, दोनों के सिग्नल में ये डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे दोनों के सिग्नल में मान लीजिए ज़्यादा हो जाता है तब भी जो डिफरेंस है, डिफरेंस सेम ही रहता है, ठीक है ना। और अगर कम भी हो जाएगा तब भी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो डिफरेंशियल सिग्नलिंग है, एक्सटर्नल नॉइज़ या फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आने के बाद भी जो डेटा है, डेटा का जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहता है। जो इसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। तो इसका अंदर जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के टाइम पे जो भी डेटा फ्लो होता है, जो भी
फ्रेम्स है, फ्रेम्स के बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँ। इसके बाद आप लोगों को और भी क्लियरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि जो फ्रेम है, फ्रेम के सबसे पहला जो बिट है उसको बोला जाता है SOF, स्टार्ट ऑफ फ्रेम उसको बोला जाता है। तो ये जो जितने सारे नोड्स है उनको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद जो फ्रेम के अंदर जो उसके बाद का जो 11 बिट रहता है, 11 बिट के अंदर रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो जिसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब ये कौन सी चीज़ के लिए ये कम्युनिकेशन या फिर कौन सी चीज़ के लिए ये फ्रेम है, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये इंजन के लिए, इंजन RPM का है, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे एक अलग से कोड रहेगा, तो आइडेंटिफायर कोड रहता है। तो उस कोड के मदद से ही जो भी डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। डैशबोर्ड के अंदर जो भी इंजन RPM शो करने वाला जो कंट्रोल यूनिट है वो इसको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर का जो डेटा है, डेटा को यहाँ पे डेटा जो है डेटा को यहाँ पे रीड करेगा। तो मान लीजिए RPM अभी 3000 RPM में इंजन चल रहा है। ये जो 3000 है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे जो 3000 वाला डेटा है यहाँ पे रहेगा। एंड जो इंजन RPM के लिए मान लीजिए कोई आइडेंटिफायर है, उसका कोई कोड रहेगा, तो वो कोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये कोड यहाँ पे आइडेंटिफायर रहेगा, ये आइडेंटिफायर जो है वो इंजन RPM का है एंड जो एक्चुअल RPM है वो यहाँ पे ट्रांसमिट होगा। एंड यहाँ पे ये आइडेंटिफायर एंड डेटा आप लोगों को समझ में आ चुका है। एंड बीच में रहता है DLC, ठीक है ना, 4 बिट का कंट्रोल स्पेस जो लेंथ ऑफ पेलोड। तो ये जो पेलोड है ना, ये जो डेटा है, डेटा का लेंथ कितना है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ रहता है। मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा का लेंथ है वो 16 है, लेकिन यहाँ पे मिला है 15, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है इसमें। तो इस डेटा को वो, इस फ्रेम को वो स्किप कर देगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो भी एरर्स है, एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे CRC का भी ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एंड बाद में एक ना एक्नॉलेजमेंट का बिट भी रहता है, वो अगर ठीक ठाक रिसीव हुआ है कि नहीं उसका एक एक्नॉलेजमेंट भी उसके अंदर यहाँ पे रहता है। तो ये जो फ्रेम है, फ्रेम के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया है। तो अभी आके मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो आइडेंटिफायर है एंड ये जो डेटा है, डेटा की मदद से कैसे जो कंट्रोल यूनिट्स हैं वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सारे डिवाइसेस, सारे कंट्रोल यूनिट्स एक ही कॉमन बस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो इनमें से भेजा हुआ कोई भी फ्रेम हर एक डिवाइस के अंदर पहुँचता है। तो हर एक डिवाइस के अंदर पहुँचने के बाद यहाँ पे अनलाइक IP एड्रेस है, जैसे कि हम लोग जो IP एड्रेस हम लोग जो कंप्यूटर के नेटवर्किंग में हम लोग यूज़ करते हैं, IP एड्रेसेस में क्या होता है, डेस्टिनेशन का एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन का कोई एड्रेस नहीं है, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा का आइडेंटिटी रहता है। डेटा का जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, इंजन RPM के लिए एक कोड रहेगा, आइडेंटिफायर कोड रहेगा एंड जो डेटा वाला पार्ट है उसके अंदर डेटा रहेगा। तो यहाँ पे डेटा का आइडेंटिटी रहता है। तो उसी डेटा के आइडेंटिटी के ऊपर बेस करके जो हार्डवेयर है, जो अलग बाकी जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, आइडेंटिटी को फिल्टर करके अगर वो उनको लगता है कि उसके ऊपर एक्शन लेना है तभी वो काम करते हैं। एंड अगर मान लीजिए वो डेटा उसके लिए यूज़फुल नहीं है तो उसको वो इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चलता है जहाँ पे सारा डेटा हर एक फ्रेम, हर एक कंट्रोल यूनिट के पास जाता रहता है। तो यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़फुल बन सकता है। तो क्योंकि हर एक फ्रेम हर एक कंट्रोल यूनिट में जाता है, तो ये जो बस है, बस के बीच में से हम लोग डेटा को रीड कर सकते हैं। हर एक कंट्रोल यूनिट का जो भी कम्युनिकेशन है, जितने सारे फ्रेम्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। या फिर बस के अंदर किसी फ्रेम को हम लोग इंजेक्ट करेंगे तो हर एक कंट्रोल यूनिट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई गलत इंटेंशन वाला बंदा रहेगा तो अगर वो एक प्रॉपर फ्रेम को इंजेक्ट कर पाए तो एक कंट्रोल यूनिट को टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि वो कंट्रोल यूनिट अगर उस आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई कर ले, उसके लिए वो यूज़फुल रहेगा तो वो उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहता, ये हार्डवेयर फिल्टर के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे जो भी कंट्रोल यूनिट्स हैं वो आइडेंटिफायर को चेक करके अपने अपने जो काम है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के नेक्स्ट वाले पार्ट में कि ये जो कैनवास है इसके अंदर क्या एक्चुअली चल रहा है, ठीक है ना। एंड उसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल जो भी डेटा है, एक्सटर्नल जो भी फ्रेम्स हैं उनको भी हम लोग इंजेक्ट करेंगे। ओके, तो ये जो डिवाइस है, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसका जो कैन लो का जो वायर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैन लो वाला वायर है, इसको मैं बस का जो लो वाला वायर है उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एंड ये कैन हाई वाला है, ये यहाँ पे मैं कैन हाई का जो है उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो एंड ये जो ग्राउंड है, ये सर्किट का जो ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कनेक्ट नहीं करने से भी इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अभी के लिए, क्योंकि ये टेस्ट एनवायरनमेंट में है। और अगर आप जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं USB के ज़रिए मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ। लैपटॉप के साथ ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो इसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है
तो यहाँ पे मैं लैपटॉप के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे USB, यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये फाइंड में क्लिक करने से ऑटोमेटिक जो कम्युनिकेशन पोर्ट है उसको वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट है, पोर्ट को ओपन करना होता है। पोर्ट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये पोर्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर ये कैप्चर करना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर में तो ये यहाँ से अभी जो बस है, बस में से ये कैप्चर करके ये यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये सेम चीज़ स्मार्टफोन के ऊपर भी किया जा सकता है, जो एंड्रॉयड डिवाइस है एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर भी किया जा सकता है। तो ये जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में किसी कार का अगर जो कैनवस है उसको आप स्कैन करना चाहते हैं तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है, ये जो डेटा फ्रेम है, तो यहाँ पे फ्रेम के अंदर आप नोटिस करेंगे तो फ्रेम आईडी जो है ये है आइडेंटिफायर। एंड यहाँ पे जो डेटा आ रहा है तो यहाँ पे डेटा 0 जब आता है तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जब 1 आता है तो एलईडी ऑन होता है, एंड जब 0 का आता है तब ये यहाँ पे ये एलईडी ऑफ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसको ऐसे ही बनाया गया है। तो इस अगर मैं ये जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को मैं अगर डिस्कनेक्ट कर दूं तो देखिए ये फ्रेम्स यहाँ पे आना बंद हो जाएगा। तो ये एलईडी ऑफ है तो अभी ऑफ ही रहेगा। ठीक है। तो एलईडी अभी ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं अभी इसको अभी कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करते ही देखिए यहाँ पे 1 आ गया, एलईडी ऑन हो गया है। ठीक है। तो ऐसे ये कैप्चर करता रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इंजेक्ट करना चाहूँ तो इंजेक्ट भी किया जा सकता है। इंजेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैनुअली सेंड का ऑप्शन है, ये जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर मुझे वही आइडेंटिफायर सेट करना है। अगर मैं कोई गलत आइडेंटिफायर सेट करूँगा तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 इसका आईडी है, एंड जो डेटा है, डेटा का वैल्यू मैं 1 में सेट करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं एलईडी अगर बंद रहेगा तो इसको भेजने से ये एलईडी को ऑन करेगा। तो देखिए अभी ये एलईडी यहाँ पे ऑन है, ये बंद हो गया। मैं यहाँ पे ये सेट करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। मैं उल्टा भी सेट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एलईडी अभी जैसे कि ऑन है, मैं ऑफ़ करने के लिए यहाँ से सेंड करूँगा तो एलईडी यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ठीक है। ऑन करने के लिए यहाँ से मैं सेंड करूँगा तो एलईडी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इंजेक्ट भी कर सकता हूँ एंड ये साथ में कैप्चर भी करेगा जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है ना। तो मैं अगर मैं ये जो ट्रांसमीटर है इसको अगर डिस्कनेक्ट कर दूं तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो अभी इसके अंदर देखिए कोई फ़्लो नहीं है। ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ से अगर जो सिग्नल ये भेज रहा था उसी सिग्नल को मैं अगर मिमिक करना चाहूँ तो मान लीजिए एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को ऑन करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 सेंड किया तो देखिए एलईडी ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे अगर मैं इसको एलईडी को ऑफ़ करना चाहता हूँ तो 0 सेंड करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ये चलता रहेगा। 1 है, अभी एलईडी ऑन है। और एंड यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे आइडेंटिफायर मैंने चेंज कर दिया है, अभी 1 to 4 है ये। तो यहाँ पे 0 सेंड करने से ये बंद होना चाहिए। ठीक है ना। तो लेकिन ये बंद नहीं होगा क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल प्रोग्राम्ड है इस आइडेंटिफायर के ऊपर जो भी एक्शन है, एक्शन लेने के लिए। मतलब ये जो आइडेंटिफायर के साथ अगर कोई डेटा मिलेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही जो कैनवस है, जो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनके अंदर जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स हैं वो काम करते हैं। आइडेंटिफायर ठीक रहे, मतलब जो एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर है वो मिलेगा तभी वो अपना काम करेगा, नहीं तो वो इग्नोर कर देगा फ्रेम को। ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफायर मैच नहीं हो रहा है तो इसलिए इसने, तो ये अभी देखिए अभी मैं आइडेंटिफायर 1 2 3 इसका जो आइडेंटिफायर है ये मैं अगर यहाँ पे भेजूँ तो ये इसको ऑफ़ करेगा। यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे ऑफ होगा, एंड बाहर का। ठीक है। तो ये फिर से मैं वापस से इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए ये फिर से कैप्चर स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो सेम चीज़ है, ये जो काली नेट हंटर है उसके ज़रिए सेम चीज़ को कैप्चर किया जा सकता है एंड इंजेक्ट भी किया जा सकता है। मैं आप लोगों को उसका भी डेमोन्स्ट्रेशन किसी और एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे और भी कई सारे स्लाइड्स हैं जहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कोई कंकरेंट रिक्वेस्ट आ जाए। कंकरेंट रिक्वेस्ट मतलब एक ही टाइम में अगर 2 कंट्रोल यूनिट्स एक साथ
जो बस है, बस के अंदर अगर डेटा को पुश करना चाहे तब उसके जैसे सिचुएशन में क्या क्या चीज़ हो सकता है, उसको कैसे ये हैंडल करता है, वो भी यहाँ पे मैंने बताया है। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा बन चुका है, तो यहाँ पे मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करने के लिए जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वाले फ्रेम को बस में जाने दिया जाएगा एंड कौन सा वाला फ्रेम वेट करेगा, जो पहला वाला है वो ख़त्म होने के लिए वो वेट करेगा। तो यहाँ पे जो आइडेंटिफायर का जो वैल्यू है उसको जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसी तरह सेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर ज़्यादा, जिसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो उसका वैल्यू कम रहता है, तो वो ज़्यादा, उसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो वैसे ये काम करता है। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो इसलिए मैं इस स्लाइड को डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो कैनवस है, ये ऐसा नहीं है कि 20 साल पहले जैसा बना था आज भी वैसा ही है। ये टाइम एंड रिक्वायरमेंट के साथ ये अपने आप को इवॉल्व किया है इसने। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अलग अलग इसका जो इवोल्यूशन है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, लास्ट वाला जो है वो आज के डेट का जो ईवीज हैं एंड बाकी जो भी एडवांस व्हीकल्स हैं, सब में ये वाला यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड को आप पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं समरी फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो कैनवस है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है डिफरेंशियल सिग्नलिंग, जिसमें जो एक्सटर्नल नॉइज़ का इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो भी इफेक्ट है वो बहुत ही कम रहता है उसके अंदर। मैसेज बेस्ड एड्रेसिंग रहता है यहाँ पे, किसी मतलब डेस्टिनेशन का कोई एड्रेस नहीं रहता। जो भी फ्रेम्स है या फिर जो भी डेटा है उसका एड्रेस रहता है, तो उसी के बेस में ये जो अलग अलग यूनिट्स है वो काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन रहता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब कोई कोलिजन, अगर मान लीजिए कोई कोलिजन होता भी है तो उसको अवॉइड करने के लिए भी यहाँ पे मैकेनिज्म बनाया गया है। एंड इसीलिए ये जो कैन बस है ये बन जाता है एक रियल टाइम अनक्रैशेबल नर्वस सिस्टम, जो व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सबके लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी भी अपने गाड़ी के ऊपर चेक इंजन लाइट या फिर कोई भी वार्निंग साइन को देखेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा कि आप कैन नेटवर्क के थ्रू ये जो एरर है, इस एरर को आप डायग्नोज कर सकते हैं। एंड इसका जो सिंगल आपका पर्सनल एंट्री पॉइंट है वो है OBD2 पोर्ट आपके गाड़ी का। उसके मदद से आप ये सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अगर 100 लाइक्स मिलते हैं तो इस वीडियो में इसका जो रियल डेमोन्स्ट्रेशन है, जो रियल कार के ऊपर इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किसी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड क्योंकि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो ये जो वीडियो है यहाँ पे मैंने जो कार विस्परर है उसके बारे में बताया है, तो वो भी एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टेक्निक है। उसको जानने के लिए आप ये जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं देवाशीष साइनिंग ऑफ।